अपने को बताना चाहिए। नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट द जीओसी, तो ये पढ़ना क्यों है? पढ़ना इसलिए क्योंकि जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शंस की बात करते हैं, सो देयर आर द थिंग्स लाइक फैक्टर्स which influence the reactivity, which influence reactivity. तो कौन कौन से वो फैक्टर्स हैं जरा वो देखेंगे। तो यहाँ पे जो सबसे पहला जो फैक्टर हमको समझना है वो आता है इंडक्टिव इफेक्ट। अच्छा, उसके पहले जो है देखो, जब आपके पास कोई रिएजेंट होता है ना, वो चार्ज्ड है, द रिएजेंट इज अ चार्ज्ड। सो चार्ज वाले का इच्छा क्या रहता है, किसी के पास जाऊं, इलेक्ट्रॉन इम्बैलेंस जहाँ पे हो वहाँ पे जाके मैं अटैक कर दूं। ठीक है। सो रिएजेंट विच इज चार्ज्ड, विच इज चार्ज्ड, तो ये क्या करेगा, ये इम्बैलेंस जहाँ पे इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी होता है, चार्ज दैट इज रिएजेंट, यहाँ पे लिखना पड़ेगा, और चार्ज्ड रिएजेंट, और आई कैन से रिएजेंट विच इज चार्ज्ड, charged tries to attack on imbalanced, try to attack on imbalance, center of electron। ठीक है। अब जहाँ पे इलेक्ट्रॉन का जो डेंसिटी है वो इम्बैलेंस है, तो इम्बैलेंस होने से क्या होता है, वहाँ पे आ जाता है पोलैरिटी। ठीक है। तो इसके लिए हम लोग जब स्टार्टिंग में पढ़ रहे थे, हम लोग बोलते हैं हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो उतने रिएक्टिव नहीं होते हैं, बिकॉज इन केस ऑफ हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन क्या करता है, उसके बीच में पोलैरिटी तो रहती नहीं है, तो कार्बन और कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो लगभग सेम ही है, तो वो तो रिएक्ट करने वाला नहीं है। तो हाइड्रोजन के साथ में भी लगभग वही केस हो जाता है, बिकॉज हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो कार्बन के से बहुत ज़्यादा ये डिफरेंस नहीं रखता, दोनों का ऑलमोस्ट लगभग सेम ही बन जाता है। ठीक है। तो तो नहीं यहाँ समझ। जस्ट एक मिनट रुकना, मेरे को ये जरा स्विच करना है, बिकॉज इस पर थोड़ा प्रॉपर लिखने को हो नहीं रहा है। जस्ट 1 मिनट, आई विल स्विच टू द अनदर ऐप। ये जो हाइड्रोकार्बन होता है उसमें वो नॉन पोलर होता है, उसके पीछे का रीज़न क्या है, बिकॉज द कार्बन एंड द हाइड्रोजन इज नॉट हैविंग द ह्यूज अमाउंट ऑफ डिफरेंस इन द पोलैरिटी। ओके, जस्ट 1 मिनट, ये अपलोड हो रहा है अभी। स्क्रीन दिख रहा है क्या आप लोगों को? नो सर, सर वाइट दिख रहा है। वाइट दिख रहा है एकदम। आएगा अभी। इसके पहले वाले ऐप में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था लिखने में, तो मैंने चेंज किया। Just, दिख रहा है क्या अभी, कि अभी भी वाइट ही दिख रहा है? सर वाइट दिख रहा है, नीचे वाइट ब्लू दिख रहा है, पूरा वाइट है। हुए व्हाइट है और नीचे ब्लू स्ट्रिप दिख अच्छा अच्छा अच्छा।
मैं इसको क्लोज करके फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ। नाउ रिएक्शन जो होता है वो किन किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है, तो वो यहाँ से देखिए, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग रिएक्टिविटी। देखिए, पहली बात तो कौन सा रिएक्शन जो है, रिएजेंट जो है वो अटैक करेगा और कहाँ पे अटैक करेगा। तो सिंपल सा अगर अगर मैं बात करूँ, जहाँ पे पोलैरिटी होती है, जिस भी मॉलिक्यूल के अंदर क्या आएगा, पोलैरिटी आएगा, तो वो आसानी से रिएक्ट कर जाता है। अभी जो रिएजेंट होते हैं, आपने पढ़ा होगा, रिएजेंट दो प्रकार के होते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक होते हैं और न्यूक्लियोफिलिक होते हैं। ठीक है, तो जो रिएजेंट है वो चार्ज होता है। क्या होता है? चार्ज होता है। मतलब या तो उसके पास पॉजिटिव चार्ज होगा, या तो नेगेटिव चार्ज होगा, या तो वो रेडिकल होगा। तो वो अटैक करने की कोशिश करता है। रिएजेंट विल ट्राई टू अटैक। कहाँ पे अटैक करेगा वो उस सेंटर पे अटैक करेगा जहाँ पे इम्बैलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। जहाँ पे क्या होता है? इम्बैलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब जैसे आपने पढ़ा है मार्कोनिकॉफ रूल। अब मार्कोनिकॉफ रूल में जब आप ऐड करते हो प्रोपीन के अंदर HCl, तो प्रोपीन के अंदर जब आप HCl ऐड करो तो Cl माइनस विल गो टू दैट कार्बन विच हैव अ लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो ये यहाँ पे जा रहा है और CH2 के साथ में हाइड्रोजन आ जा रहा है। तो अभी होता है यहाँ पे ये है, अभी आपने इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा था 11 में, तो आज अपन उसको फिर से ये करेंगे। देखो, ये जो है इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप, इसको बोलते हैं EDG ग्रुप। क्या बोलते हैं? EDG ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो ये क्या करेगा मालूम है? ये धक्का मारेगा। धक्का मारेगा तो ये वाला जो पाई इलेक्ट्रॉन है ना, वो इधर शिफ्ट हो जाता है। तो बीच वाले को चार्ज क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, CH3 पॉजिटिव। CH प्लस बॉन्ड CH2 माइनस। तो अब ये जो माइनस वाला है वो H के साथ में कंबाइन होकर CH3 बन जाता है, और ये CH प्लस को Cl अटैक करके बना देता है। तो अगर मैं ये HCl का रिएक्शन कराता इसके साथ में, CH3 CH2 बॉन्ड CH3, तो इसके इधर अटैक होने का सवाल ही नहीं उठता था। ठीक है, तो इधर अटैक कराने के लिए, क्योंकि ये जो है ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है फिलहाल, तो क्या है? नॉन पोलर। इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं दिख रहा है। तो वो चार्ज किस किस रीज़न की वजह से आता है, उसमें कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो कि आपको रिएक्शन को कंट्रोल करते हैं, तो वो एक एक करके भी हम लोग आगे सीखने वाले हैं। तो कभी भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल रहेगा ना, तो उसका रिएक्शन में जाने का चांसेस बहुत ही कम होता है, अनलेस एंड अनटिल वी आर प्रोवाइडिंग लॉट ऑफ हीट। उसको आप गर्म कर रहे हो तब तक वो नहीं जाता। जबकि कोई भी चार्ज बन रहेगा ना, वो आसानी से चला जाता है। तो उसके पीछे के क्या क्या रीजंस है जो रिएक्टिविटी को कंट्रोल करता है? तो सबसे पहला जो रीज़न यहाँ पे आपको मिलेगा वो है इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। तो देखिए, इंडक्टिव इफेक्ट का मतलब जो इसकी डेफिनेशन है, द शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, द शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन towards more electronegative atom। ठीक है, तो जो भी आपका सिग्मा बॉन्डेड का इलेक्ट्रॉन होगा वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ शिफ्ट किया जाएगा। अभी सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन का मतलब देखो, इलेक्ट्रॉन तो पाई बॉन्ड का भी हो सकता है, तो मैं सिग्मा बॉन्ड का ही करूँगा। तो यहाँ पे देखिए, अगर आपके पास ऐसा कुछ मॉलिक्यूल दिया गया, सी बॉन्ड सी 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 बॉन्ड एक्स। अब एक्स का जो नेचर है क्या मालूम है? वो इलेक्ट्रॉन खींचने का काम करता है, उसका नेचर है, क्योंकि वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो अभी क्या होगा? एक्स ने इलेक्ट्रॉन खींचा, अगर मैं इसको नंबरिंग कर दूँ, ये C1 C2 C3 C4 C5, तो एक्स इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो उसको चार्ज आ जाएगा डेल्टा नेगेटिव। अब कार्बन जो C1 है उसको चार्ज आएगा पॉजिटिव, डेल्टा प्लस। Yes. अब जैसे उसको पॉजिटिव आएगा तो वो बगल वाले से बोलेगा भाई तुम मेरे को इलेक्ट्रॉन दे दो, तो इसको आ जाएगा डेल्टा प्लस, फिर उसके बगल में आ जाएगा डेल्टा प्लस। अभी टेक्स्ट बुक में देखो तो यहाँ पे डेल्टा +2 रहेगा, यहाँ पे डेल्टा +3 रहेगा, फिर Yes. C4 के पास डेल्टा डेल्टा प्लस डेल्टा फोर प्लस।
डेल्टा 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 प्लस। तो ये जो सिलसिला है ये पूरा नहीं चलता, ये लगभग है ना C4 तक खत्म हो जाता है। आफ्टर कार्बन नंबर 4 जो इंडक्टिव इफेक्ट है उसका इम्पैक्ट खत्म हो जाता है। तो इंडक्टिव इफेक्ट में हो क्या रहा है, जो कार्बन और हैलोजन के बीच का इलेक्ट्रॉन था वो हैलोजन ने पहले तो ले लिया। तो जब हैलोजन ने अपनी तरफ खींच लिया तो कार्बन जो C1 था वो गरीब हो गया इलेक्ट्रॉन के मामले में। तो वो क्या करता है, C2 से बोलता है भाई तू मेरे को इलेक्ट्रॉन दे दे। तो C2 थोड़ा सा देता है उसको इलेक्ट्रॉन। तो C2 के पास इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी कम हो जाता है तो वो पॉजिटिव चार्ज दिखा देता है। तो ये सिलसिला जो है C4 तक चलता है। इसके लिए हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट को बोलते हैं इट इज़ अ डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट। ये आपको बुक में नहीं मिलेगा बट इसका एप्लीकेशन एंट्रेंस में आपको मिलेगा। इट इज़ डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट। तो जैसे सर जैसे C5 पे नेग्लिजिबल रहेगा ना चार्ज? हाँ वही बोल रहा हूँ मैं, ये कार्बन नंबर 4 के बाद जो है इसका इफेक्ट लगभग खत्म हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए इसे बोला जाता है इट इज़ अ डिस्टेंस डिपेंडेंट। अब ये कार्बन नंबर 5 ऑनवर्ड्स है ना ये काम ही नहीं करेगा। लेकिन जब आप बात करते हो रेजोनेंस, जैसे जैसे दूरी बढ़ती है ना इंडक्टिव इफेक्ट का जो डैमेज है ना वो कम होते जाता है, इफेक्ट कम होते चला जाता है। लेकिन अगर आप इसी की जगह पे रेजोनेंस की बात करोगे ना तो रेजोनेंस जो होता है जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी ना उसका इम्पैक्ट और अच्छा होता जाता है। तो रेजोनेंस दूरी के साथ में अच्छा होता जाता है और कमजोर होते जाता है। ठीक है, अब इसमें हुआ क्या सर था, इधर इसमें हुआ स्टेरिक था हिंड्रेंस ज्यादा रहेगा तो? स्टेरिक हिंड्रेंस का अलग कंसेप्ट है, वो अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल मैं ये बता यस। रहा हूँ इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है। इंडक्टिव इफेक्ट इज द इफेक्ट वेयर देयर इज अ डीलोकलाइजेशन, देयर इज अ शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। सिग्मा बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम उसको खींचेगा। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, व्हाट डू यू कॉल? इंडक्टिव इंडक्टिव इफेक्ट। इफेक्ट। हाँ ठीक है। अब ये होता है डिस्टेंस डिपेंडेंट, ये भी दिमाग में रख लेना आप लोग। यस। अब ये दो प्रकार का होता है, एक होता है प्लस आई इफेक्ट और एक होता है माइनस आई इफेक्ट। ठीक है, अब प्लस आई और माइनस आई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो लोग इलेक्ट्रॉन देने का काम करेंगे उसे सिग्मा प्लस आई इफेक्ट बोला जाएगा। जो लोग इलेक्ट्रॉन रिलीज करने का काम करेगा उसको प्लस आई बोला जाएगा। सो इंडक्टिव इफेक्ट इंडक्टिव इफेक्ट इज ऑफ टू टाइप। प्लस आई इफेक्ट एंड माइनस आई इफेक्ट। मतलब जो लोग इलेक्ट्रॉन देंगे वो लोग प्लस आई की कैटेगरी में आएंगे, जो लोग इलेक्ट्रॉन रिलीज खींचने का काम करेंगे वो माइनस आई की कैटेगरी में आएंगे। तो ये होता है इलेक्ट्रॉन विथ ड्राइंग ग्रुप और प्लस आई में आएगा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ईडीजी ग्रुप। तो देखिए अभी यहाँ पे सबसे जो पावरफुल होता है ना इलेक्ट्रॉन खींचने के मामले में, अगर आप सिलेबस में भी देखेंगे तो पॉजिटिव चार्ज वाले जितने भी होते हैं ना, ऑल पॉजिटिव चार्ज दे आर द स्ट्रॉन्गेस्ट इलेक्ट्रॉन पुलिंग ग्रुप, ऑल पॉजिटिवली चार्ज। जैसे आपको मिल जाए NH3+, तो ये भाई सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचने के मामले में आगे रहता है। सर NO2 भी है ना? मैंने क्या बोला अभी, सबसे पावरफुल NH3+ है ना, तो NO2 इसके ऊपर नहीं आता, ये इसके बाद में आता है। NO2 ही अपने को टेक्स्ट बुक में मेंशन है, जो टेक्स्ट बुक में मेंशन नहीं है वो मैं बता रहा हूँ। ऑल पॉजिटिव चार्ज एक्ट एज द स्ट्रॉन्गेस्ट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो NO2 तो पॉजिटिवली चार्ज है नहीं, वो तो न्यूट्रल है, तो वो मैं अभी बता रहा हूँ। तो इसके बाद अगर आप इसको, क्योंकि ये टेक्स्ट बुक में मेंशन नहीं है NH3+ एंड ऑल, तो हमारे को जो मेंशन है वो मेंशन है NO2 सबसे पावरफुल होता है। फिर आपको फ्लोरीन मिलेगा, देन यू विल हैव एसिड COOH, देन हैलोजेंस आ जाते हैं। हैलोजेंस में भी क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। ठीक है, क्या बोल रहे हो? साइनाइड ग्रुप भी है ना सर? हाँ हाँ साइनाइड ग्रुप भी है। इसका ऑर्डर आप लोग अपने को पता नहीं है क्या, आप लोगों को मेंशन नहीं किया? सर ऑर्डर नहीं बताया, सिर्फ बताया कि कौन सा इंडक्टिव इफेक्ट करता है, नेगेटिव इंडक्टिव। अच्छा अच्छा, जस्ट ऑन में। ठीक है, तो वो भी मैं लिखवाता हूँ, टेंशन मत लो, क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अपने को मालूम है ये प्लस आई इफेक्ट दिखाता है, ये माइनस आई इफेक्ट दिखाता है, तो वो भी देता हूँ मैं। अच्छा, प्लस आई इफेक्ट में कौन सा जाता है? अल्काइल। हाँ बहुत बढ़िया, ऑल मिथाइल ग्रुप, मिथाइल ऑल ग्रुप, मिथाइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप। यस यस। तो अभी यहाँ पे जो है
अभी जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी बढ़ता है, आपके पास है टर्शियरी ग्रुप CH3 C CH3 CH3, तो ये लोगों के पास इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, तो ये सबसे ज़्यादा ज़्यादा है। इलेक्ट्रॉन देगा। यस, फिर आपके पास आ जाता है 2 मिथाइल वाला CH3, 2 डिग्री। हाँ 2 डिग्री। 2 डिग्री। फिर बाद में 1 डिग्री। 1 डिग्री डिग्री। मिथाइल। लास्ट मिथाइल। में फिर बाद में मिथाइल आ जाएगा, ठीक है, CH3। यस। CH3। तो ये जो है आपका ऑर्डर है। अभी इधर देखिए, इसमें जो है NO2 है, फिर साइनाइड आ जाता है, SO3H आ जाता है, अपना सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये कुछ इलेक्ट्रॉन खींचने के मामले में आगे रहते हैं। जो चार्ज वाला है, चार्ज में सबसे ऊपर आपका NH3+ आता है, उसके बाद NO2 है, साइनाइड है, सल्फोनिक एसिड है, फ्लोरीन है, कार्बोक्सिलिक है, ठीक है। तो मोटा मोटा तौर पे जो सबसे ऊपर है वो याद रखने का है। अगर चार्ज वाला नहीं है तो आपका NO2 है, चार्ज रहेगा तो ऑल पॉजिटिव, मैंने पहले बता दिया, ऑल पॉजिटिव एक्ट इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो आता है इसका एप्लीकेशन आता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है एप्लीकेशन, बिकॉज आपने को रूल पता है, ये -I होता है, ये +I होता है, तो एप्लीकेशन भी जानना ज़रूरी है। सो वो मैं लिखता हूँ। -I का ऑर्डर दे दूँ क्या मैं, कि है आप लोगों के पास? सर दे दो। सर नहीं है सर। ठीक है, तो ये तो 5-6 एग्जाम्पल थे प्रॉपरली। यहाँ पे जैसे कि मैंने बता दिया, पॉजिटिवली चार्ज वाले सारे के सारे ऊपर आते, NH3+ सबसे पावरफुल रहेगा। इसके बाद आपको मिलेगा NO2, फिर SO3H, SO3H है, साइनाइड भी आ जाता है। SO3H पहले आता है साइनाइड के कंपेयर में। देन एल्डिहाइड है, कीटोन है, एसिड है, एल्डिहाइड C डबल बॉन्ड O, दिस कीटोन, then you got acid, fluorine, chlorine, bromine, iodine, और इथर है, देन अल्कोहल है, ठीक है। अच्छा, अभी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड में भी एक ऑर्डर आता है, तो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड में क्या कंसेप्ट लगाते हैं हम लोग, एस करेक्टर लगाते हैं। ट्रिपल बॉन्ड के अंदर एस करेक्टर की मात्रा जो होती है वो 50% होती है, तो डबल बॉन्ड के कंपेयर में ट्रिपल बॉन्ड ज़्यादा -I इफेक्ट दिखाता है, ठीक है। सर रिपीट करो। देखो, अगर आपको कोई बोले ट्रिपल बॉन्ड है और आपको कोई बोले डबल बॉन्डेड सिस्टम है, तो ज़्यादा -I इफेक्ट कौन दिखाएगा? -I इफेक्ट जो होता है वो एस करेक्टर के साथ में बढ़ता है। तो जो ट्रिपल बॉन्डेड होता है इसके अंदर एस करेक्टर जो है 50% है, क्योंकि इसका हाइब्रिडाइजेशन sp है, तो एक 50% एस है, 50% p है, और इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, तो इसके अंदर एस करेक्टर जो है वो 33% है। 3%। यस। तो जिसके अंदर, सॉरी, इसका sp2 है, जिसके अंदर एस करेक्टर sp2 का है। अमाउंट बढ़ेगा ना, वो एसिडिक ज़्यादा होते चला जाता है। बात समझ में आ रही है? यस सर। अच्छा, अभी मैं जो बताने जा रहा हूँ वो अपना एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट है, वो मैं एग्जांपल लूँगा एसिडिक मॉलिक्यूल का। सर देखो, ट्रिपल बॉन्ड वो सब नेगेटिव इंडक्टिव में आएगा। हाँ, ट्रिपल बॉन्ड ये लोग इलेक्ट्रॉन खींचते, नो। एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, देखिए, अगर मैं कोई मॉलिक्यूल ले लेता हूँ एसिडिक स्ट्रेंथ, मैं एसिडिक स्ट्रेंथ के टर्म्स में इसको एक्सप्लेन करूँगा, हाउ टू जज और प्रेडिक्ट एसिडिटी ऑफ मॉलिक्यूल। तो एसिडिटी ऑफ मॉलिक्यूल को जज करने के लिए इंडक्टिव इफेक्ट ही अकेला क्राइटेरिया नहीं है, ठीक है। अब आप हमेशा इंडक्टिव इफेक्ट के द्वारा ही उसको जज नहीं करेंगे, इसके अलावा भी और बहुत सारे फैक्टर हैं, बट इंडक्टिव इफेक्ट इज वन ऑफ द फैक्टर, तो वो मैं पहले बता रहा हूँ। देखिए, नेचर, सेकंड नंबर, एंड थर्ड डिस्टेंस, ये 3 चीज़ें जो होती है इंडक्टिव इफेक्ट को, अपना एसिडिटी ऑफ एनी मॉलिक्यूल गेट्स डिसाइडेड। अब नेचर का मतलब क्या है, आपने कौन सा ग्रुप वहाँ पे लगाया है इलेक्ट्रॉन खींचने वाला। बात समझ में आ रही है? नेचर मतलब वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचता है कि कम खींचता है।
नंबर मतलब आपने कितना लगाया, 2 लगाया है कि 3 लगाया है कि 4 लगाया है। डिस्टेंस मतलब आपने कितना दूरी पे लगाया। अब ये मैं तो ऐसे ही बोल रहा हूँ, तो अब इसका एग्जाम्पल बोलूँगा तो और क्लियर हो जाएगा। अगर आपके पास ये एग्जाम्पल दिया गया है CH3 C डबल बॉन्ड O OH एंड CH3 C डबल बॉन्ड OH। अब ये दोनों के दोनों मॉलिक्यूल सेम ही है, तो इसमें तो कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। अब मैं क्या करूँगा, ये जो CH3 है ना, इसका एक हाइड्रोजन को हटाऊंगा और उसकी जगह पे क्लोरीन लेके आ जाऊँगा, और इधर वाले का एक हाइड्रोजन हटा के उसकी जगह पे फ्लोरीन लेके आ जाऊँगा। तो मुझे क्या मिलेगा, Cl बॉन्ड CH2 C डबल बॉन्ड O OH एंड F बॉन्ड CH2 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O OH। अब बच्चा बोलेगा सर यहाँ पे तो इतना पार्ट कॉमन है दोनों के लिए, ये पार्ट दोनों का कॉमन है, फ्लोरो एसिटिक एसिड है एंड दिस द क्लोरो एसिटिक एसिड। तो अभी उसको समझ में आएगा, हाँ फ्लोरीन तो इलेक्ट्रॉन खींचने के मामले में ज़्यादा पावरफुल है। यस तो ये जो है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है और ये भी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा है। तो जब इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप लगता है ना, तो वो एसिडिटी को प्रमोट करता है। तो अब बच्चे के माइंड में आएगा, यार फ्लोरीन ज़्यादा खींचता है कि क्लोरीन खींचता है, तो उसको ऑर्डर मालूम है। तो फ्लोरीन फ्लोरीन, खींचता है। तो फ्लोरीन। फ्लोरीन। तो एसिडिटी के मामले में ये वाला मॉलिक्यूल ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये आपने कौन से कंसेप्ट के बेसिस पे किया, आपने किया नेचर। भाई किसका नेचर इलेक्ट्रॉन खींचने का ज़्यादा है, तो आपको पहले से मालूम था फ्लोरीन जो है ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचता है बिकॉज उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, अब नंबर का समझने का कोशिश करते हैं। Cl बॉन्ड CH2 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड OH, ये 2 क्लोरो एसिटिक एसिड है। अब मैं 2 क्लोरीन लगा दूंगा, Cl बॉन्ड CH बॉन्ड Cl। तो बच्चे को मालूम है दोनों की जगह पे क्या है, क्लोरीन है। यहाँ पे एक क्लोरीन है लेफ्ट साइड में और राइट साइड में 2 क्लोरीन है। अब क्लोरीन जो रिसेप्शन होता वाला है, मोड। 2 क्लोरीन आ गया, तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ज़्यादा है। ज्यादा यस। नंबर ऑफ ज्यादा है, फ्लोरीन वाला इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ज्यादा ग्रुप, खींचेगा। ज्यादा हाँ तो खींचेगा ये ये। ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो ज़्यादा यस इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ये ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा। एसिडिक होगा ये यस। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आने से एसिडिक कैरेक्टर जो है वो प्रमोट होता है। इसके पीछे का जो एक्चुअल रीज़न है ना, वो स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस है। तो वो मैं धीरे धीरे इंट्रोड्यूस करूँगा। फिलहाल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आ रहा है तो एसिडिटी को प्रमोट करेगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को खींच के लेके जाता है। तो नेचर समझ में आ गया, नंबर समझ में आएगा। अब ये जो लोग इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं ना, वो कौन से इफेक्ट के थ्रू खींच रहे हैं, सिग्मा बॉन्ड के थ्रू। मतलब ये लोग खींचेंगे थ्रू द इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव। अगर यहाँ पे जो है डबल बॉन्ड आ जाता तो इंडक्टिव इफेक्ट यहाँ पे लगता ही नहीं। इंडक्टिव इफेक्ट आपका सिग्मा बॉन्ड में ही लगेगा। यस। यस तो ये हो गया नेचर, नंबर। अब हम बात करेंगे डिस्टेंस। जैसे जैसे दूरी बढ़ती है वैसे वैसे उसका जो इम्पैक्ट है ना, वो कम होते चला जाता है। मान लीजिए आपके पास ये एग्जाम्पल है, कोई डिस्टेंस वाला है। यू हैव अ CH3 CH2 Cl C double bond OH and F CH2 CH2 C डबल बॉन्ड OH। अब बच्चे को लगेगा यार ये फ्लोरीन जो है राइट साइड वाला, ये स्ट्रॉन्गेस्ट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है एज कम्पेयर टू द क्लोरीन। सही सोच रहा है वो, लेकिन जो मैंने बताया था, जैसे जैसे दूरी बढ़ती है ना, वैसे वैसे उसका इम्पैक्ट कम होता चला जाता है। अब फ्लोरीन जो यहाँ पे कनेक्टेड है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, वो कार्बन नंबर जो है 1 2 3 को कनेक्टेड है। अब जो यहाँ का क्लोरीन है वो कार्बन नंबर 2 को 2 कनेक्टेड को है। कनेक्टेड है। तो जो नेचर होता है ना, वो डिस्टेंस के ऊपर डोमिनेट करता है। समझ में, सॉरी उल्टा बोला, डिस्टेंस डोमिनेट ओवर द नेचर। डिस्टेंस डोमिनेट ओवर नेचर। अब हमको ये मालूम है कि फ्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉन खींचने का नेचर है वो क्लोरीन के कंपेयर में ज़्यादा है, लेकिन फ्लोरीन तो दूर है ना, एक कार्बन दूर है। क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉन खींचने का कैपेसिटी है वो रिजल्टेंट ज़्यादा रहेगा एज कम्पेयर टू द फ्लोरीन। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आपका जो एसिडिटी रहेगा वो इसका ज़्यादा रहेगा, क्लोरीन वाले का।
समझ में आ रही है? सर नहीं समझा, फ्लोरीन Yes. का तो वाले को 1 कार्बन एटम दे सकते हैं। 1 कार्बन, क्या फिर से बोलो? सर फ्लोरीन के बाजू में उसको पोजीशन नंबर 1 दे सकते हैं। 1 नहीं दे सकते ना इसको हम लोग। देखो आयुपैक नोमेनक्लेचर आपने पढ़ा रहेगा, फंक्शनल ग्रुप जो है वहाँ से नंबरिंग स्टार्ट की जाती है। तो यहाँ का जो फंक्शनल ग्रुप है वो आपका कार्बोक्सिलिक है, तो 1 Yes. नंबर इस कार्बन को मिलेगा, 2 नंबर इस कार्बन को मिलेगा और 3 इसको मिलेगा। तो जो 2 क्लोरो प्रोपेनोइक एसिड है दैट इज दिस वन, 2 क्लोरो प्रोपेनोइक एसिड में जो हैलोजन है वो कार्बन नंबर 2 को कनेक्टेड है, और 3 फ्लोरो प्रोपेनोइक एसिड में, हाँ 3 फ्लोरो प्रोपेनोइक, यस, यस सर समझा। तो ये 3 नंबर पे कनेक्टेड है। तो जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाती है वैसे वैसे उसका इलेक्ट्रॉन खींचने का जो कैपेसिटी है वो भी कम होते चला जाता है। अच्छा, तो ये तो मैंने बता दिया नेचर, नंबर एंड डिस्टेंस के से कैसे जो एसिडिक करेक्टर है वो चेंज होता है। तो यहाँ पे सारा जो एप्लीकेशन लगा था वो इंडक्टिव इफेक्ट का ही लगा था। अभी एक और एग्जाम्पल्स मैं देता हूँ यहाँ पे। एग्जाम्पल्स तो बहुत सारे हैं इसके, क्योंकि एप्लीकेशन जब तक नहीं आएगा तब तक बच्चों को समझ में नहीं आएगा। मान लीजिए आपके पास प्रोपेनॉइक एसिड है, CH3 CH2 COOH, and you have a CH2CH propionic acid, and then CH triple bond CH triple bond C bond COH, ठीक है। ये हो जाएगा प्रोपाइनोइक एसिड, ये हो जाएगा प्रोपियोनिक एसिड। प्रोपिनोइक एसिड बोल सकते हैं, और ये आपका प्रोपेनोइक एसिड। तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, और तीसरे वाले में ट्रिपल बॉन्ड है। तो अब क्वेश्चन ये पूछेगा कि इसमें से जो है एसिडिक सबसे ज़्यादा कौन है? तो अब बच्चा बोलेगा यार, ट्रिपल बॉन्ड हाँ, क्योंकि उसको मालूम है एस करेक्टर किस में ज़्यादा है। यहाँ पे एसपी में ज्यादा है, एस करेक्टर की जो मात्रा यहाँ पे 50% है, 50% है, यहाँ पे 33% है, 33% है, यहाँ पे 25% है। 25%, यस। तो जिसके अंदर एस करेक्टर की जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ते जाएगी उसकी एसिडिटी भी बढ़ते चले जाती है। बस मेरी इंडक्टिव इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एस करेक्टर, तो ये भी एक रीज़न है। इंडक्टिव इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अपना ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एस करेक्टर। बात समझ में आ रही है? Yes. यस, तो ये तो हो गया, इसका मैंने 2 ही एप्लीकेशन दिया है, और भी एप्लीकेशन इसके आते हैं, जस्ट दिमाग में आप इसको नोट डाउन करके रखिए। अच्छा, अब इंडक्टिव इफेक्ट के बाद हमको मिलता है मेसोमेरिक इफेक्ट, ये इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट जो होता है इसको हम लोग टेम्परेरी इफेक्ट बोलते हैं। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, ये टेम्परेरी इफेक्ट है। अब इसमें क्या होता है, ये डबल बॉन्डेड सिस्टम में मिलेगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, ठीक है, प्लस यहाँ पे कोई आपने रिएजेंट ऐड कर दिया, तो अभी क्या होगा, ये पाई बॉन्ड है ना, शिफ्ट कर जाएगा, या तो इधर जाएगा या तो उधर जाएगा, वो डिपेंड करेगा कि उसके बगल में कौन सा ग्रुप लगा हुआ है। तो हमको कुछ ऐसा मिलेगा, डेल्टा पॉजिटिव एंड देन डेल्टा नेगेटिव। तो जो आपका इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट इज द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ अ पाई इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन कार्बन टू द अनदर कार्बन एटम, देयर इज अ कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो ये टेम्पररी होता है, ये दोबारा रिटर्न उसके पास आ भी सकता है। सो व्हाट इज इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट? द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ Pi electron. pi इलेक्ट्रॉन। अब ये किस केस में होगा? अब ये मैं एक एग्जांपल यहाँ पे दे देता हूँ। मान लीजिए आपके पास दिया गया है CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। तो जब मैं आपको बता रहा था प्रोपीन के ऊपर जब आप HCl ऐड करोगे, तो अब ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है ना वो राइट साइड में जाएगा, लेफ्ट साइड में जाने वाला नहीं है।
क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि लेफ्ट साइड में एक मिथाइल ग्रुप लगा जो इलेक्ट्रॉन को धक्का मार रहा है। Yes. ठीक है, तो यहाँ से ये क्या कर रहा है, ये पुश कर रहा है। तो जब वो इलेक्ट्रॉन को आगे की तरफ ढकेल रहा है तो इलेक्ट्रॉन पीछे के डायरेक्शन में आ ही नहीं सकता है। तो ये आपको इस तरह से फॉर्म करके दे देगा CH3 CH पॉजिटिव चार्ज बॉन्ड CH2 माइनस। सर रिपीट करो एक बार। तो ये जो इफेक्ट हो रहा है, दिस इफेक्ट इज कॉल्ड एज अ इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। तो मैं ये बता रहा हूँ कि अभी ये जो एग्जांपल मैंने लिया है ना यहाँ पे, अब बच्चा बोले सर आपने एरो तो राइट साइड में दिखाया है ना, आप लेफ्ट में क्यों नहीं दिखा रहे हो? मैं लेफ्ट में भी दिखा सकता हूँ, लेकिन ये जो मैंने एग्जाम्पल ले लिया प्रोपीन का, अब इस प्रोपीन के केस में मैं लेफ्ट में एग्जाम्पल डायग्राम एरो नहीं दिखा सकता। अगर मैंने एरो ऐसा दिखा दिया CH डबल बॉन्ड CH2, मैंने बोल दिया ये ऐसे जाएगा, तो ये गलत है। क्यों गलत है? बिकॉज ये जो मिथाइल है ना, उसको इलेक्ट्रॉन खींचने का आदत नहीं है, वो इलेक्ट्रॉन को धक्का मारेगा, पुश करेगा। तो ये एरो ऐसा करेक्ट है, इस तरफ वाला करेक्ट है, ऊपर वाला ये रॉन्ग है। तो हमको ये मिलेगा CH3 CH पॉजिटिव बॉन्ड CH2 माइनस। समझ में आ रही है बात? यस Yes. ये इसे बोला जाता है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। यस सर Yes, sir. CH2 के बाजू में एक और CH3 रहेगा। फिर से बोलो बेटा, आवाज ब्रेक होके आ रहा है आपका। CH2 के बाजू में एक और CH3 रहेगा। हाँ, तब तो प्रॉब्लम ही नहीं ना, तुम राइट में लेके जाओ या लेफ्ट में लेके, दोनों साइड से इक्वल है ना वो। यस Yes. CH3 CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH3। अब क्या फर्क ही नहीं पड़ता ना, तुम इधर लेके जाओ या इधर लेके जाओ, क्योंकि दोनों का मॉलिक्यूल एक ही बनने वाला है। यस यस ठीक है, तो और इन जो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होता है ये टेम्पररी होता है, मतलब आपने एक बार दिया ना इलेक्ट्रॉन तो उसको ले भी सकते हो, Reaction होता है। जबकि इंडक्टिव इफेक्ट परमानेंट होता है भाई, इलेक्ट्रॉन गया तो गया। यस चलो, तो ये दो हो गया आपका इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट एंड देन इंडक्टिव इफेक्ट। अब अपन बात करेंगे रेजोनेंस। अब रेजोनेंस के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कशन हम लोगों ने करा था, फिर से हम लोग करेंगे एक बार। ठीक है, अब रेजोनेंस पिक्चर में क्यों आया था तो वो स्टोरी तो पता ही होगी, फिर भी मैं बता रहा हूँ। Yes. सी रेजोनेंस, अब जो होता है, जो बहुत ही कॉमन एग्जांपल इसमें मिलता है वो हम लोग बेंजीन ही लेते हैं। बेंजीन बेंजीन का डिस्कवरी किया था माइकल फेराडे ने और स्ट्रक्चर दिया था केकुले ने। ठीक है, केक्यू यस तो ऐसा देखा जाता है कि कार्बन कार्बन के बीच का जो सिंगल बॉन्ड होता है वो 154 होता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का 134 होता है, 134. कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड का 121 होता है बॉन्ड लेंथ। यस 154 पिकोमीटर, 133 133 या 134 ले लो, और ये 120 121। 120. ठीक है, तो अब बेंजीन के केस में ऐसा कुछ होता ही नहीं है भाई, डबल बॉन्ड तो आपको यहाँ दिख रहा है बेंजीन के अंदर ये, और आपको यहाँ पे सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, तो सिंगल बॉन्ड का आपको बॉन्ड लेंथ मिलना चाहिए 154 पिकोमीटर और डबल बॉन्ड का मिलना चाहिए 134 पिकोमीटर, जबकि इधर ऐसा कुछ होता ही नहीं है। इधर पे जो रिजल्टेंट बॉन्ड लेंथ मिलती है वो मिलती है 139 139। पिकोमीटर 39 picometer. तो रिजल्टेंट बॉन्ड लेंथ कम्स एज 139। 138. हाँ ठीक है, 138 139 के आसपास ही है। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे का कंसेप्ट मतलब यही है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो घूम रहा है, वो एक जगह पे रुका नहीं है। अगर एक जगह पे रुका रहता तो वो परमानेंटली आपको 134 या 154 पिकोमीटर का बॉन्ड लेंथ देता था। तो यहाँ पे हो रहा है डीलोकलाइजेशन, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। Electron. अच्छा, वो भी कौन सा इलेक्ट्रॉन भाई, सिग्मा इलेक्ट्रॉन की Pi. पाई इलेक्ट्रॉन? पाई इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन तो यू हैव टू मेंशन इट, पाई इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर, और लोन पेयर, अगर लोन पेयर रहेगा तो वो घूमेगा। तो इसे बोला जाता है रेजोनेंस। और ये क्यों आया था, ये यही समझाने के लिए आया था कि जो हमको लग रहा है बॉन्ड लेंथ आपको ये मिलनी चाहिए, तो ऐसा मिलता नहीं है यहाँ पे। यहाँ का बॉन्ड लेंथ जो है वो आउट ऑफ द बॉक्स ही आ जाता है, दैट इज 139 पिकोमीटर। तो वो क्यों हो रहा है वो समझाने के लिए रेजोनेंस पिक्चर में आया था।
अब रेजोनेंस के बहुत सारे केसेस होते हैं, मतलब किस कंडीशन में रेजोनेंस आपको लगेगा हाँ यहाँ पे रेजोनेंस पॉसिबल है, तो वो जरा मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, जस्ट 1 मिनट, लेट मी स्क्रॉल अप। मतलब रेजोनेंस का भी कुछ नियम कायदा होता है। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल है 1,3 ब्यूटाडाइन। तो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, जो पाई बॉन्ड था उसको मैंने क्लॉकवाइज घुमा दिया। आप एंटी क्लॉकवाइज भी लेके जा सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो जब उसको क्लॉकवाइज घुमाओगे तो ये हो जाएगा, नंबरिंग कर देता हूँ मैं, 1 2 3 4। अब 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो कार्बन नंबर 4 को आ जाएगा नेगेटिव चार्ज CH2 माइनस, और कार्बन नंबर जो 1 था उसको आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। सबको आई होप ये बात समझ में आ रही है। अब आपसे कोई ये पूछेगा कि जो पहला वाला स्ट्रक्चर है और जो दूसरा वाला स्ट्रक्चर है, इसमें ज़्यादा स्टेबल कौन सा है, ज़्यादा स्टेबल कौन सा है। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चंस आए भी हैं एंट्रेंस के अंदर। फर्स्ट रहेगा, कौन सा? फर्स्ट, फर्स्ट वाला रहेगा। फर्स्ट वाला सेकंड, ये सेकंड दोनों वाले सेकंड अनस्टेबल वाले कार्बन। अनस्टेबल है। अच्छा, तो अभी आप देखो इसके कुछ नियम कायदा वो मैं बता देता हूँ। सी, आपको जब कभी भी ना ऐसा कुछ दिया जाता है तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है, काउंट नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स। अब जिसके पास भी कोवेलेंट बॉन्ड का नंबर ज़्यादा रहेगा ना, उसका स्टेबिलिटी ज़्यादा रहेगा। अगर आप लेफ्ट वाले का देखते हैं ना 1,3 ब्यूटाडाइन के अंदर, तो 1,3 ब्यूटाडाइन के पास जो है एक बॉन्ड एक्स्ट्रा है। अगर आप टोटल कोवेलेंट बॉन्ड काउंट करोगे ना, तो पहले वाला स्ट्रक्चर्स के अंदर ज़्यादा आएगा, सेकंड वाले के अंदर एक कम आएगा, क्योंकि वो 2 बॉन्ड यहाँ से गायब होकर एक ही बन चुका है। ठीक है, ये समझा सबको, काउंट नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। यस, yes, जिसके अंदर कोवेलेंट बॉन्ड का नंबर ज़्यादा रहेगा उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा रहती है। सेकंड, चार्ज सेपरेशन जो है, चार्ज सेपरेशन मतलब वो बहुत ज़्यादा नहीं रहना चाहिए। चार्ज सेपरेशन क्या होना चाहिए, लेस होना चाहिए। थर्ड, ऑक्टेट शुड बी कंप्लीट। लाइट बंद कर दीजिए। ऑक्टेट शुड बी कंप्लीट फॉर ऑल द एटम। ठीक है, ऑक्टेट शुड बी कंप्लीट फॉर ऑल एटम। मतलब जिसका भी ऑक्टेट कंप्लीट रहेगा ना, वो स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल होता है। अभी इसमें कैसा ना, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, CH2+, इसके बाद 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये अनस्टेबल। यस। और चौथा चीज़, लाइक चार्जेस कभी भी सामने नहीं आने चाहिए। लाइक चार्जेस शुड नॉट कम एडजेसेंट। ठीक है, दे शुड नॉट कम एडजेसेंट लाइक चार्जेस। अगर ऐसा कुछ आएगा, मतलब आमने सामने पॉजिटिव पॉजिटिव आ जाए या नेगेटिव नेगेटिव आ जाए, तो वो जो होता है वो अनस्टेबल स्ट्रक्चर कहलाता है। सर मोर डिस्पर्सल ऑफ चार्ज मतलब? अब चार्ज जो है ना वो बहुत दूरी तक जा रहा है, डिस्टेंस उतना ज़्यादा ट्रेवल। अभी यहाँ पे देखो चार्ज कितना दिख रहा है आपको, 1 2 3 4, 4 एटम के बीच में चार्ज आ रहा है। यस, यस। ठीक है, तो अगर आपके पास ऐसा कुछ दिख रहा है CH2 एंड CH2 माइनस, तो यहाँ पे तो कैसा है, चार्ज 2 एटम के बीच में ही है। यस। ठीक है, तो जो है आपका चार्ज सेपरेशन जो है ना वो कम रहेगा, तो उसकी स्टेबिलिटी थोड़ी सी ज़्यादा रहती है। ओके, सर। यस सर। सो
ऐसे ये कुछ और भी इसमें है, बट ये मेन आपके ये रीजन है जो जस्टिफाई कर देते कौन सा स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल है, और ये आया भी है क्वेश्चन ऐसा। तो ये तो हो गया रेजोनेंस का बात। इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट क्लियर हुआ है सबको? सर एक और है, नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव में रहना चाहिए, पॉजिटिव मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव में रहना चाहिए। हाँ बराबर, वो भी एक पॉइंट है, बराबर है, सही है। बिकॉज पॉजिटिव चार्ज जिसके पास ज़्यादा रहेगा ना, तो वो मतलब मेरी कैपेसिटी जिसकी है मैं वही काम कर सकता हूँ। अगर मैं 100 किलो उठा सकता हूँ तो मैं 100 किलो उठा सकता हूँ, मेरे को कोई 200 किलो दे देगा तो मैं नहीं उठा सकता हूँ। तो बोलने का मतलब कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के पास नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज चार्ज आएगा। चलेगा और इलेक्ट्रो पॉजिटिव के पास नहीं चलेगा। हाँ बराबर है, वो भी अ, अब अपन बात करेंगे मेसोमेरिक इफेक्ट के बारे में। अब मेसोमेरिक इफेक्ट और रेजोनेंस में बहुत ज़्यादा फर्क। एडजस्टेंट में अनलाइक चार्जेस आएगा तो स्टेबल रहेगा। हाँ तब स्टेबल रहेगा, लाइक चार्जेस आएगा तो दूसरे को धक्का मारेगा, बिकॉज दोनों को एक चीज़ का ही ज़रूरत है ना। यस। नो, मेसोमेरिक इफेक्ट क्या होता है, किसी को पता है मेसोमेरिक इफेक्ट? रेजोनेंस इफेक्ट होता है। रेजोनेंस इफेक्ट रहता है। ओके, इसको रेजोनेंस इफेक्ट, तो रेजोनेंस इफेक्ट में क्या उसका अंतर दूसरा है? नाम है नो बॉन्ड अच्छा, रेजोनेंस। तो नो बॉन्ड रेजोनेंस। नो बॉन्ड रेजोनेंस इसको नहीं बोलते मेरे हाइपर भाई, वो कॉन्जुगेशन का हाइपर है। कॉन्जुगेशन। यस तो यस। मेसोमेरिक इफेक्ट और रेजोनेंस में फ़र्क क्या है? जब दोनों चीज़ सेम है तो फिर देने का ज़रूरत ही नहीं था ना। ये दोनों चीज़ सेम है तो फ़र्क ही नहीं है तो देने का ज़रूरत ही नहीं था। चलो मैं बताता हूँ। सी, अगर आपके पास ऐसा कुछ तो दिया गया है 1,3 ब्यूटाडाइन है। अभी ये 1,3 ब्यूटाडाइन के अंदर जो पाई इलेक्ट्रॉन है ना, ये फ्री है, वो राइट में भी जा सकता है और लेफ्ट में भी जा सकता है, उसको कुछ ऐसा रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। मान लो मैंने ऐसे घुमा दिया तो मेरे को ये वाला स्ट्रक्चर मिल जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। अब यही 1,3 ब्यूटाडाइन के पास है ना, मैं एक ग्रुप लगा दूंगा। मान लीजिए मैंने यहाँ पे लगा दिया एक ग्रुप, दैट इज़ अ OH। अब ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होता है। तो देखो, जितने लोग भी रिच होते हैं ना, वो लोग इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। मतलब जिसको पैसा देना रहेगा तो रिच ही दे सकता है, गरीब तो दे नहीं सकता है। तो यहाँ पे जब डोनेशन की बात होगी तो जो नेगेटिवली चार्ज होते हैं ना, वो लोग ही इलेक्ट्रॉन देने का काम करते हैं। तो ये भाई क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को ऐसे धकेलेगा, इधर जा, सर तू इधर जा। हैलोजेंस देगा कि लेगा? आ रहा हूँ मैं, धीरे धीरे आ रहा हूँ, टेंशन मत, आ रहा हूँ। एक एक वही एक्सेप्शन भी मैं बताऊँगा। सी, तो यहाँ पे जो है ये शिफ्टिंग कर रहा है यहाँ पे, तो इसका जो है स्ट्रक्चर अपने को कुछ ऐसा मिल जाएगा। नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड, ओ विद द पॉजिटिव चार्ज। अगर किसी बच्चे ने इसको ऐसे दिखा दिया, ये एरो को जो है ना उल्टा दिखा दिया जैसे मैंने दिखाया है, नाउ इफ एनीबॉडी इज डूइंग लाइक दिस, तो पहली बात तो ये केस बनेगा नहीं, सेकंड वाला केस क्यों नहीं बनेगा? बिकॉज मेरा काम है इलेक्ट्रॉन को देने का काम है, तो मेरे को कोई इलेक्ट्रॉन देगा तो मैं लूंगा नहीं। तो यहाँ पे जो OH है, दिस एक्ट एज EDG ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो मेसोमेरिक के केस में हम लोग जो है ना उसको बोलते हैं प्लस एम। क्या बोलते हैं? प्लस एम ग्रुप। प्लस एम ग्रुप। अभी फिलहाल मैं आपको ये बताने का कोशिश कर रहा हूँ कि रेजोनेंस और मेसोमेरिक में क्या फ़र्क है। रेजोनेंस और मेसोमेरिक में एक ही फ़र्क है, डायरेक्शन का। जब इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शंस एक पर्टिकुलर जगह पे जाती है, अभी ये जो है ना पहला वाला एग्जांपल, तो इसका जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है वो टुवर्ड्स राइट साइड ही होगा, लेफ्ट साइड नहीं होगा। या तो राइट में हो या तो लेफ्ट में हो, व्हेन एवर द डायरेक्शन इज गिवन टू द फ्लो ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, दैट इफेक्ट इज कॉल्ड एज अ मेसोमेरिक इफेक्ट। रेजोनेंस में क्या होता है, अगर मैं बेंजीन बता दूं, तो बेंजीन के अंदर का जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो क्लॉकवाइज घूम रहा है या एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है वो हमको ही नहीं पता है, वो रैंडम है, दैट नोबडी नोज इट, इट इज गोइंग इन दिस वे और दिस वे। सो Yes. यस। whenever direction is given to the flow of an electron, that is called as a mesomeric effect। यही है और कुछ अंतर नहीं है। Yes सर, समझा। ठीक है, अभी मैं आता हूँ मेसोमेरिक इफेक्ट का केस क्या बनता है। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड विद एन हैलोजन, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एंड नेक्स्ट एटम इज हैविंग अ लोन पेयर, दैट इज अ केस ऑफ मेसोमेरिक इफेक्ट।
अगर आपके पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड दिया गया है और उसके बगल वाले एटम के पास मान लीजिए कोई भी एटम है XYZ ले लीजिए, उसके पास पेयर होना चाहिए। तो ये केस है ना, ये आपका रेजोनेंस का केस, इसका हाइपर कॉन्जुगेशन का केस है, सॉरी मेसोमेरिक का केस है। Yes, yes. दिस इज द मेसोमेरिक का केस, सब लोग दिमाग में फिट कर लीजिए। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बगल वाले एटम के पास अगर लोन पेयर आया तो वो मेसोमेरिक केस दिखाएगा, ठीक है? इज दैट एवरीवन इज गेटिंग दिस पॉइंट और नॉट? Yes. हाँ। Yes. प्लस एम इफेक्ट का जो ग्रुप्स है वो मैं लिखता हूँ। तो इसमें जो है ऑल नेगेटिवली चार्ज विद द लोन पेयर जो भी रहेगा वो लोग इलेक्ट्रॉन देने का काम करते हैं। तो सबसे ऊपर आपको मिलेगा जैसे OH है, फिर बाद में OR है, NH2 है, SR2 भी है, देन यू हैव हैलोजन। हैलोजन एक्ट एज अ इलेक्ट्रॉन डोनर, ठीक है? ये एक एक्सेप्शन है, Yes. इसको दिमाग में रखना। बाकी लोग में कैसा है, उतना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं है। हैलोजन में कैसा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के बावजूद भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का काम करता है, ये आपका एक्सेप्शन में आता है। माइनस एम इफेक्ट, तो इसमें आपको एल्डिहाइड है, Electron withdrawing. कीटोन है, साइनाइड है, नाइट्रो ग्रुप है, SO3H है, और भी बहुत सारे ग्रुप है। सो दिस इज द और अल्काइल ग्रुप किधर आएगा? अल्काइल ग्रुप, इसमें नहीं आएगा मेरे भाई। अल्काइल ग्रुप जो है इलेक्ट्रॉन डोनेशन किया जा रहा है ना, तो वो डोनेशन में कौन आएगा, या तो लोन पेयर आएगा या तो पाई बॉन्ड आएगा। अल्काइल ग्रुप में ना तो लोन पेयर आता है ना तो पाई बॉन्ड आता है, वो हमेशा इंडक्टिव में ही आएगा। यस सर, समझा समझा। Yes, समझा। सो ये हो गया आपका। अभी एग्जांपल दे देता हूँ मैं। CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड Br। अभी हैलोजन के पास कितना लोन पेयर है? 3 लोन पेयर। इसका नाम एक्चुअली है विनाइल ब्रोमाइड। इसका नाम क्या है? विनाइल ब्रोमाइड। तो अभी यहाँ पे क्या होगा, ये जो हैलोजन है ये लोन पेयर को धक्का मारेगा, भाई तू इधर जा, फिर ये पाई बॉन्ड आगे जाएगा। सो हमको क्या मिलेगा, नया स्ट्रक्चर मिलेगा, CH2 नेगेटिव CH डबल बॉन्ड Br प्लस, ठीक है? सो दिस इज द आपका प्लस एम इफेक्ट। यहाँ पे क्या बोलेंगे हम लोग, कौन सा इफेक्ट लग रहा है? प्लस एम, बिकॉज Br जो है वो इलेक्ट्रॉन को धक्का मार रहा है। तो वैसे अगर आपने दूसरा एग्जाम्पल लेना, फिनॉल का भी आप ले सकते हो। Yes, phenol. तो यहाँ पे OH रहेगा। सर एनिलीन भी है ना? हाँ NH2 भी है ना, तो NH2 जब बेंजीन को इसको लगा दोगे तो वो एनिलीन बन जाता है। Yes. तो अभी ये क्या करेगा, इतना अपना लोन पर यहाँ धक्का मारेगा और ये पाई बॉन्ड इधर जाएगा। सो दिस इज द प्लस एम इफेक्ट, दिस इज द प्लस एम। एक्चुअली ये रेजोनेंस ही है लेकिन डायरेक्शन मिल गया, इसके लिए इसको मैंने बोल दिया प्लस एम इफेक्ट। माइनस डबल बॉन्ड O, this is a positive charge. Now then this is going to come here and this pi bond will come here. सर पर रेजोनेंस में काउंट कर रहे हैं ना? तो रेजोनेंस और मेसोमेरिक में इसको हम लोग बोलते हैं प्लस एम इफेक्ट। क्या बोलते हैं? प्लस एम। अभी जब तुम पढ़ोगे एसिडिटी को कैसे प्रेडिक्ट किया जाता है, रेजोनेंस और मेसोमेरिक एक ही चीज़ है, खाली डायरेक्शन का फर्क आता है बस, ठीक है? जब आपको एग्जांपल दिया डायरेक्शन का फिर से बताओ ना। व्हेन यू हैव अ फ्लो, जैसे कि ये एग्जांपल दिया गया है 1,3 बीटाडाइन है। अभी मैं इसी के अंदर दो ग्रुप लगा दूंगा, एक है एल्डिहाइड ग्रुप लगा दिया और दूसरे में मैं लगा देगा OH ग्रुप। अभी क्या होगा कि ये जो एल्डिहाइड है ना, ये इलेक्ट्रॉन खींचने वाला है, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा और ये पाई बॉन्ड इधर जाएगा। और जब ये जो OH मैंने लगाया ना, OH क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा, डोनेट करेगा। हाँ ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा। तो Left ऊपर side, वाले yes. में भी डायरेक्शन मिल रहा है, नीचे वाले में भी डायरेक्शन मिल रहा है, तो दोनों को हम लोग मेसोमेरिक इफेक्ट ही बोलेगा। लेकिन जो पहला वाला है ना, उसमें कौन सा इफेक्ट लग रहा है? नेगेटिव है। नेगेटिव हाँ, है, तो नेगेटिव। ये माइनस एम है, Yes. समझ में आ रहा है? और इधर पे कौन सा लगेगा? पॉजिटिव। Positive.
सर दोनों तरफ भी OH ग्रुप लगा रहेगा तो सेकंड दोनों तरफ मतलब OH ग्रुप लगाया है। सर एक तो होता किधर भी जाएगा ना। है एक होता है क्रॉस कॉन्जुगेशन, ठीक है, वो भी अपन पढ़ेंगे, मतलब दोनों साइड से इलेक्ट्रॉन नहीं जा सकता। यस अगर तुम्हारा बोलने का मतलब ये है ना, यहाँ पे भी OH है और यहाँ पे भी OH है, बराबर ऐसा। सर यस यस तो अभी देखो, तो आपको लग रहा है ये भी इलेक्ट्रॉन धक्का मारेगा, तो देखो इसको आ जाएगा कितना बॉन्ड, ये हाईली अनस्टेबल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों साइड वाले जो ऑक्सीजन है उनको लग रहा है पॉजिटिव चार्ज। दिस इज हाईली अनस्टेबल। तो पहली बात तो ऐसा पॉसिबिलिटी बनता नहीं, क्योंकि दोनों साइड से कभी भी इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा, उसको बोलते हैं क्रॉस कॉन्जुगेशन। या तो क्लॉकवाइज जाए या तो एंटी क्लॉक, अगर ऐसा आ रहा है तो वो हाईली अनस्टेबल मॉलिक्यूल है, ठीक है। फिलहाल मैं ये बताने का कोशिश करूँ कि रेजोनेंस और मेसोमेरिक में क्या बेसिक सा डिफरेंस है, खाली डायरेक्शन का ही डिफरेंस है, दोनों में एक ही काम होता है, शिफ्टिंग ऑफ लोन पेयर और पाई इलेक्ट्रॉन। आई इलेक्ट्रॉन फोन पे अच्छा, तो अभी इंडक्टिव इफेक्ट और मेसोमेरिक के अंदर में मैं डिफरेंस बता देता हूँ, तो थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा, जिसको नहीं समझा रहेगा चाहिए रहेगा तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप लोग। सी इंडक्टिव इफेक्ट एंड मेसोमेरिक इफेक्ट। देखो इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है वो किसके थ्रू ऑपरेट करता है? सिग्मा सैचुरेटेड एंड बॉन्ड अनसैचुरेटेड। हाँ, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में भी लगता है ना, यस तो Yes. सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड दोनों में ये काम करता है। अनसैचुरेटेड फिर थ्रू इसमें सिग्मा सिग्मा बॉन्ड। बॉन्ड भी शिफ्ट होगा ना, क्या बोल रहे हो तो बेटा? फिर अनसैचुरेटेड कैसे है? सर अभी ये अनसैचुरेटेड दूसरा मतलब ब्रांच रहेगा तभी आएगा। नहीं नहीं, अब मैंने अभी एल्कीन अल्काइन का एग्जांपल दिया था ना, एल्कीन अल्काइन का एग्जांपल जब मैंने दिया था ये वाला CH ट्रिपल बॉन्ड COH, यस H2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड COH, तो ये दोनों में आपने कौन सा कंसेप्ट लगा के बोला ज़्यादा एसिडिक कौन सा है, ये और ये? ट्रिपल बॉन्ड ज्यादा है, ट्रिपल बॉन्ड वाला ज्यादा एसिडिक है, आधा बॉन्ड है उसके पास। एस करेक्टर ज्यादा है। एस करेक्टर ज़्यादा है, एस तो कैरेक्टर एस ज्यादा है। करेक्टर इज यस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंडक्टिव इफेक्ट, ये भी मैंने बताया था, यस सर समझा। ठीक है। तो अब अपने को यही लगता है कि ओनली सिग्मा बॉन्ड में ही लगेगा, सिग्मा बॉन्ड के थ्रू वो ऑपरेट करता है। अब सैचुरेटेड कंपाउंड के अंदर क्या सिग्मा बॉन्ड नहीं होता? अनसैचुरेटेड के अंदर क्या सिग्मा बॉन्ड नहीं होता? क्या होता होता है। है? तो वो हम लोग सिग्मा बॉन्ड को ही कंसिडर करके बात कर रहे हैं। और मेसोमेरिक इफेक्ट में क्या होता है? इट ऑपरेट्स इन एन अनसैचुरेटेड एंड कॉन्जुगेटेड कंपाउंड। ये अनसैचुरेटेड होना चाहिए और कॉन्जुगेटेड होना चाहिए। अब ये कॉन्जुगेटेड का मतलब समझते हो ना, डबल सिंगल डबल सिंगल, यस सर यस जैसे बेंजीन है ना, अब बेंजीन कैसा है? कॉन्जुगेटेड है, अल्टरनेट बॉन्ड से अल्टरनेट डबल सिंगल, या फिर अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव, दैट इज आल्सो कॉन्जुगेशन, ठीक है। अच्छा, और इसके बाद जो है इंडक्टिव इफेक्ट के अंदर ऑलरेडी मैंने बता दिया, दिस इफेक्ट इन्वॉल्व सिग्मा बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन, और ये इन्वॉल्व किसका करता है? पाई बॉन्ड एंड आई बॉन्ड एंड लोन पेयर। लोन पेयर। अच्छा, अब इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो ज़्यादा दूरी तक काम करता है कि कम दूरी तक काम करता है? कम दूरी तक Tandoori. काम करता है। डिस्टेंस डिपेंडेंट है। हाँ, डिस्टेंस, इट इज़ अ शॉर्ट डिस्टेंस, इट ऑपरेट ओवर। शॉर्ट डिस्टेंस और जबकि ये जो है ये काफ़ी, मतलब जितना इसको कॉन्जुगेशन मिलेगा नहीं, ये बढ़ता जाएगा, इसके लिए कोई दूरी नहीं है। More कॉन्जुगेशन distance जितना for रहेगा ना तो ये conjugation. उतना ये काम करते चला जाता है। सो इट ऑपरेट्स ओवर लार्ज डिस्टेंस प्रोवाइडेड कॉन्जुगेशन इज देयर। तो ये बेसिक सा डिफरेंस है आपका ये दोनों के बीच में। अब हम लोग बात करेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन के बारे में। इंडक्टिव हो गया, रेजोनेंस हो गया, मेसोमेरिक हो गया, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट हो गया। देखो इफेक्ट जानने से ज़्यादा ज़रूरी उसका एप्लीकेशन है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, बच्चा एप्लीकेशन में ही अटकेगा, इफेक्ट तो उसको याद ही रह जाता है। सी
हाइपर कॉन्जुगेशन को हम लोग 3 नाम से जानते हैं, बेकर-नाथन इफेक्ट, नो बॉन्ड रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है, हाइपर कॉन्जुगेशन, this is also called as a no bond resonance, or this is also called as a Becker-Nathan effect. सर इसको सिग्मा पाई रेजोनेंस भी बोलते हैं ना? हाँ, सिग्मा पाई भी रेजोनेंस बोल सकते हैं एक तरह से, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड जो है वो अगर कहीं पे पाई बॉन्ड नहीं रहता, कहीं पे कैसा है ना वेकेंट ऑर्बिटल, तो वो हर जगह पे वैलिड नहीं है। अगर पाई बॉन्ड है एल्कीन में वैलिड है सिग्मा पाई, अदरवाइज देखो हाइपर कॉन्जुगेशन ये 3 सिस्टम दिखाते हैं, इट इज शोन बाय कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ion कार्बोकटायन एंड फ्री रेडिकल। and हाँ by anions. नहीं नहीं दिखाता है, अनायन 3 ही नहीं, लोग दिखाते हैं। कार्बोकटायन है। हाँ कैटायन है, डबल बॉन्ड और रेडिकल है, जिसका रेडिकल है, हाइब्रिडाइजेशन yes। sp2 होता है वही दिखाता है, डबल बॉन्ड अपना एनायन नहीं दिखाएगा। सो इन शॉर्ट sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। तो ये हो गया आपका कार्बोकटायन, ये हो गया आपका रेडिकल, और ये हो गया आपका कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। तो ये 3 लोग ही दिखाते हैं। अब इसमें होता क्या है, इसमें जो प्रॉब्लम अपने को उधर पे मिल रहा था रेजोनेंस में, वही प्रॉब्लम अपने को यहाँ पे भी मिलता है। तो उसको शॉर्ट आउट करने के लिए जो कंसेप्ट दिया गया था वो दिया गया था नो बॉन्ड रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन बेकर-नाथन इफेक्ट। सी अगर मैं बात करता हूँ इसका H बॉन्ड C बॉन्ड H, देन यू हैव CH डबल बॉन्ड CH2। तो अब इसमें होता क्या मालूम है, इसका जो इलेक्ट्रॉन है ना वो इधर जा रहा है और ये इधर जा रहा है, क्लियर है। तो हमको मिल क्या रहा है यहाँ पे, वी आर गेटिंग अ न्यू स्ट्रक्चर लाइक दिस CH2 पे H नेगेटिव आएगा और H हाँ प्लस बनेगा। हाँ, ये ऊपर H प्लस बन जाता है और यहाँ पे यस, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो जाएगा, डबल CH बॉन्ड CH2 नेगेटिव। CH2 नेगेटिव, यस। अच्छा, अभी एक बार ये होता है, दूसरी बार क्या होगा, ये वाला बॉन्ड हाइड्रोजन जाएगा, दूसरा वाला यस, तो हमको ये मिलेगा। मतलब ये 3 तरह का दे सकता है क्योंकि इसके पास 3 तीन हाइड्रोजन तीन है। हाइड्रोजन है। हाँ, तो ये हो जाएगा CHH प्लस हाइड्रोजन डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH2 माइनस। अच्छा, अब इसमें हो क्या रहा है, जो एडजेसेंट आपका पाई इलेक्ट्रॉन है ना, मतलब दिस इज एन एबिलिटी ऑफ अ सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन। ये जो सिग्मा बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन है ये वाला, ये इसका जो p ऑर्बिटल है वो सामने वाले के, देखो ये कार्बन है, ये कार्बन है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है। तो इसको अगर मैंने 1 2 एंड 3 कर दिया तो 1 और 2 के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है, और 3 का है अपना सिंगल बॉन्डेड है। सिंगल बॉन्ड है। तो यहाँ पे जो है हाइड्रोजन और ये p ऑर्बिटल है, और ये जो C1 और C2 है ना, ये लोग आपस में क्या करता है, एक पाई बॉन्ड बनाता है और एक सिग्मा बॉन्ड बनाता है, और अपने को पता है पाई बॉन्ड जो है ओवरलैप के थ्रू लैटरल बनता है। ओवरलैप। ठीक है, ये लोग आपस में ओवरलैपिंग कर लेते हैं। तो अभी यहाँ पे हो क्या रहा है, जो सिग्मा बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन है दैट इज अल्फा, ये अल्फा कार्बन का जो CH है, वो एडजेसेंट जो p ऑर्बिटल है उसके अंदर अपना इलेक्ट्रॉन को भेजता है। उसका इलेक्ट्रॉन है ना वहाँ पे जाएगा और ये पूरा का पूरा सा ओवरलैप करेगा, घूम के आएगा। एक बार फिर से बताओ ना। अभी इसमें हो क्या रहा है, अगर आप सर वो टेक्स्ट बुक बॉन्ड का नहीं तोड़ेगा, डेफिनेशन, पर कौन सा, वो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बॉन्ड तोड़ेगा कि नहीं तोड़ेगा? ये पूरा ऐसे हो इलेक्ट्रॉन। जाता है, डॉटेड डॉटेड हो जाता है पूरा, मतलब वो इलेक्ट्रॉन जो है ना वो कार्बन नंबर 1 2 3 के बीच में पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, वो किसी एक के पास नहीं रहता है, वो सिलसिला मतलब टू डीलोकलाइज एंड फ्रो होता होते है। रहता है। हाँ, डीलोकलाइजेशन जैसा यहाँ पे होता है। तो वो यस इलेक्ट्रॉन सर। जो है ना टू एंड फ्रो मोशन में मूव कर रहा है 1 से लेके 3 के बीच में। तो वो क्या कर रहा है, अगर आप इसको देखो, क्योंकि क्या होता है जब बॉन्ड बनता है ना, तो बॉन्ड मतलब क्या होता है कि एक एटम का ऑर्बिटल दूसरे एटम के ऑर्बिटल के साथ में बॉन्ड बनाता है, तो ऑर्बिटल के अंदर क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन रहता है। तो वो इलेक्ट्रॉन एक एटम से, जैसे कि आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बॉन्डिंग करते हो H2 एंड O2 का, तो आपको वाटर मिलता है। अब ये वाटर का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 है। अब sp3 मतलब वाटर बनाने के लिए आपको एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल का जरूरत पड़ता है।
तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो कार्बन नंबर 3 का सिग्मा बॉन्ड है, तो सिग्मा बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन है उसके एडजेसेंट कार्बन जो है ना आपका C2 है, तो वो C2 के अंदर का जो आपका आपका ये है वेकेंट ऑर्बिटल, उसके अंदर जाता है। तो उसकी वजह से यहाँ पे क्या आ जाता है, C1 और C2 के बीच में क्या आ रहा था, डबल बॉन्ड आ रहा था ना ऊपर। डबल बॉन्ड, यस। तो इसी को हम लोग बोलते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। तो ये डबल बॉन्डेड सिस्टम में, कार्बोकेटायन में, रेडिकल में, ये इसी के थ्रू ऐसे ही टू एंड फ्रो करके होता है। अब दिखाने के लिए तो ऊपर वाला ऐसे अपने को टेक्स्ट बुक में दिखा देते हो लोग, ऐसा ऐसा होता है, बट एक्चुअली हो क्या रहा है, जो सिंगल बॉन्ड है उसका इलेक्ट्रॉन सामने वाले एडजेसेंट p ऑर्बिटल के वेकेंट वाले हिस्से में जाता है और आता है, और ये सिलसिले को ही हम लोग बोलते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। समझ में आ रही बात? सर ये परमानेंट होगा ना? हाँ, ऑल इफेक्ट्स आर परमानेंट एक्सेप्ट इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ये सारे के सारे इफेक्ट को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। इलेक्ट्रॉनिक। अब ये इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट के अंदर सारे इफेक्ट जो हैं वो परमानेंट होते हैं एक्सेप्ट इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ये भी एक एमसीक्यू का क्वेश्चन है, ठीक है? सर इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट रहेगा, पर वो रिएजेंट निकाला तो चला जाएगा। हाँ, इलेक्ट्रोमेरिक मतलब कैसा, टेम्पररी है, वो रिएजेंट हटाओगे तो वो अपने आप पुराने स्टेज में आ जाता है। यस सर। ओके, तो हाइपर कॉन्जुगेशन 3 लोग दिखाते हैं। हाइपर कॉन्जुगेशन का एप्लीकेशन तो मैंने आपको बताया, जब आपको एल्किन मिलता है तो आपने को क्या काउंट करना पड़ता है, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, सर। अल्फा ठीक है? हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन। हाँ, अब जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन का नंबर ज़्यादा रहता है वो आपको हाइपर कॉन्जुगेशन ज़्यादा दे देगा। जैसे ये पहला एग्जाम्पल है और ये दूसरा एग्जाम्पल है, CH3 डबल बॉन्ड CH2 बॉन्ड 1 2 3 4। चलो, अब पहले और दूसरे में ज़्यादा ये किसके पास है, अल्फा हाइड्रोजन। विच वन इज हैविंग मोर अल्फा हाइड्रोजन? सर फर्स्ट के पास है। हाँ, फर्स्ट फर्स्ट कितना अल्फा फर्स्ट के हाइड्रोजन? पास है 8 8 है, 3 3 6 1 2 8 8 अल्फा हाइड्रोजन। और दूसरे नीचे वाले वाले में के कितना पास अल्फा 6 हाइड्रोजन है। है? 6। नीचे वाले के पास 6 है। यस। अच्छा, हाँ, अभी देखो इसके अंदर मतलब ये तो अपन ने जब भी सबमिशन थोड़ा सा इसका हुआ था। अभी मेरे को इसमें 2 चीज़ और कवर करना है। स्टेरिक इफेक्ट जरा 2 मिनट लगेगा, वो मैं बता देता हूँ, फिर इंटरमीडिएट का हम लोग बाद में देख लेंगे। सी, स्टेरिक इफेक्ट होता क्या है? स्टेरिक इफेक्ट मतलब जो रिएक्टिविटी है ना मॉलिक्यूल की, वो डिस्टर्ब होगी ड्यू टू द क्राउडिंग और समथिंग लाइक दैट। बल्कि सब्स्टिट्यूएंट आएगा तो वो रिएक्टिविटी को क्या करेगा, इन्फ्लुएंस करेगा। द रिएक्टिविटी of molecule gets disturbed due to bulky substituent। बल्कि मतलब क्राउडिंग होता है। सर इसको स्टेरिक हिंड्रेंस बोलते हैं। हाँ, वही स्टेरिक इफेक्ट, स्टेरिक हिंड्रेंस सब एक ही चीज़ है, ठीक है? अभी यहाँ देखिए, अगर आपके पास एक एग्जांपल देता हूँ मैं, अच्छा दूँ, बड़ा एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए आपके पास ये दिया गया है, बेंजीन है। अब इस बेंजीन के पास आपने यहाँ पे यूज़ कर लिया है, इसका नाम क्या बताइए? एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिल इसका नाम है कार्बोक्सिलिक बेंजोइक एसिड। एसिड। कार्बोक्सिलिक फैमिली बेंजोइक फैमिली ठीक है, वो फैमिली है। और उस फैमिली के अंदर बहुत सारे मेंबर आते हैं, तो हर एक का अपना नाम होता है। जैसे किसी का सरनेम आता है तो सरनेम के अंदर बहुत सारे लोगों का नाम आता है। तो कार्बोक्सिलिक फैमिली एंड द बेंजोइक एसिड इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। अब अगर मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया CH3COH ऐड कर दिया, मान लो इथाइल मिथाइल को ऐड कर दिया, तो एसिड से OH निकलता है और अल्कोहल से H निकलता है। ये आपस में कंबाइन होकर बना देगा ईस्टर। तो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हुआ ही नहीं भाई, रिएक्शन ने अपना काम कर लिया और अपने को मिल गया प्रोडक्ट। अब प्रॉब्लम किधर आएगी वो जरा समझने का कोशिश करो। अभी ये जो पोजीशन है ना, ये पोजीशन ऑर्थो और ये पोजीशन भी है, और ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, ये दोनों पोजीशन को ना मैं ब्लॉक कर दूंगा किसी बड़े ग्रुप के द्वारा। बड़ा ग्रुप या छोटा ग्रुप भी ले लो चलेगा। वहाँ पे मैं 2 मिथाइल लगा दूंगा। क्या लगा दूंगा? 2 मिथाइल ग्रुप, CH3 CH3। अब इसके अंदर जब ऐड करोगे ना अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल,
तो मिथाइल अल्कोहल जो है ना वो इधर तक पहुंच ही नहीं पाएगा, इधर का OH और इधर का H निकल ही नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक मिथाइल है और यहाँ पे एक मिथाइल है। उसने क्या किया है, इस एसिड को पूरा क्राउड करके रख लिया है। तो द टू सब्स्टिट्यूएंट एट द ऑर्थो पोजिशन, मतलब इसका नाम हो जाएगा 2,6 डाइमिथाइल बेंजोइक एसिड। वो क्या करता है, वो ब्लॉक कर देता है। इसने क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया, किसके, अल्कोहल के अप्रोच को ब्लॉक कर दिया है। तो इसी को हम बोलेंगे स्टेरिक हिंड्रेंस, बोलेंगे Yes, sir. Yes, स्टेरिक। sir. स्टेरिक समझ में आ रहा है? यस सर। अच्छा, अगर कोई बच्चा बोले सर मेरे को यही मॉलिक्यूल को रिएक्ट करवाना है तो रिएक्ट करवा सकते, प्रॉब्लम नहीं है। अभी ये जो ऊपर का एसिडिक पार्ट है ना, इसको मेरे को थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट करना पड़ेगा, मतलब वो भीड़ भाड़ में से उसको बाहर निकालना पड़ेगा। तो उसको निकालने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, आई विल जस्ट ऐड 1 कार्बन बिटवीन द सर उसको बेंजीन। बेंजाइल पोजीशन में डालना पड़ेगा ना। हाँ बहुत बढ़िया। सो अपने को ये ऐसा करना पड़ेगा, CH2 COOH CH3 CH3 प्लस मिथाइल अल्कोहल। तो इसका रिएक्शन हो जाएगा, इसका रिएक्शन नहीं हो पाएगा। समझ में आ रही बात? एवरीवन Yes, इज गेटिंग sir. दिस? तो इसी को बोलते हैं स्टेरिक इफेक्ट और स्टेरिक हिंड्रेंस। Yes, sir. ठीक है, Yes, sir, बल्कि समझा। ग्रुप हिंडर द रिएक्शन, दैट इज कॉल्ड एज स्टेरिक हिंड्रेंस, नाम से पता चल रहा है। तो ये अपन ने 4-5 कंसेप्ट सीखा है आज। अभी इसमें मेरे को एक इंटीमेट कराना है, वो करवाऊंगा मैं थोड़ा, फिर GOC कवर अप हो जाएगा। ओके, देन MCQ पे जाएंगे हम लोग। तो